नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी मेडिकल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को देखेंगे जो लक्षणों को इतने अजीब तरीके से समझाता है कि सोचना पड़ता है कि आखिर उस जमाने में बीमारियों को कैसे देखा जाता था। चलिए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कैसा महसूस होगा अगर पहने हुए कपड़े ही अचानक दुश्मन बन जाएं? ऐसा लगे कि कॉलर कसता जा रहा हो, जैसे वो गला घोट रहा हो। है ना एक अजीब और डरावनी सी बात। बस हमारी आज की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। ये जो लाइन है ये सीधे उसी पुराने टेक्स्ट से ली गई है। तो समझ लीजिए, ये कोई मामूली बेचैनी नहीं है। ये एक बहुत तेज दम घोटने वाला एहसास है जो इसे महसूस करने वाले के लिए बिल्कुल असली है। और यही वो लक्षण है जिसकी हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो पहला हिस्सा इसी अजीब एहसास पर है। और ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि इस पूरी मेडिकल पहेली की नींव है। अच्छा, तो ये जो गला घोटने वाला एहसास है, इसके लिए वो ग्रंथ एक बहुत पुराना और खास शब्द इस्तेमाल करता है, ट्यूमिफिकेशन। अब ये शब्द आजकल तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो सवाल ये है कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो टोमिफिकेशन का सीधा साधा मतलब है सूजन। उस ग्रंथ के मुताबिक गर्दन के आसपास जो असली फिजिकल सूजन होती है, वही इस दम घुटने वाले एहसास की वजह है। मतलब ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं, बल्कि एक शारीरिक बदलाव है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि टेक्स्ट सिर्फ एक एहसास की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मरीज को गर्दन में भारीपन और घुटन तो होती ही है, पर साथ ही कानों के नीचे और ग्रंथियों में असली सूजन भी दिखती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सूजन हो रही है, पर सवाल ये है कि ये सूजन हो क्यों रही है। हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, अब समझते हैं कि ग्रंथि के हिसाब से ये क्यों हो रहा है। उस पुराने टेक्स्ट का सिद्धांत यह है कि सारी समस्या की जड़ है सिर और गर्दन की तरफ खून का अचानक और जोरदार बहाव। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई शांत नदी नहीं, बल्कि एक तेज लहर है जो शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ दौड़ती है। देखिए, ग्रंथ इस पूरी प्रक्रिया को एक चेन रिएक्शन की तरह समझाता है। मिसाल के तौर पर, अगर शरीर से कोई सामान्य बहाव, जैसे कि मासिक धर्म, अचानक रुक जाए, तो वो खून कहीं और तो जाएगा ही। तो ग्रंथ कहता है कि वो खून बड़ी तीव्रता के साथ अपना रास्ता बदलकर सिर की तरफ दौड़ पड़ता है, और बस वहीं से ये सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। अब हमारी कहानी सिर और गर्दन से आगे बढ़ती है। ग्रंथ बताता है कि खून के इस दबाव का सीधा कनेक्शन दिल से है। मतलब ये सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, इसका असर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है। और दिल पर जो असर पड़ता है, वो भी मरीज क्या कर रहा है इस पर निर्भर करता है। जब कोई आराम कर रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा कमजोरी और हाथ पैरों में कंपन महसूस होती है। लेकिन जरा सी भी मेहनत करने पर सांस फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, और हालत इतनी बिगड़ सकती है कि बेहोशी के दौरे भी पड़ जाएं। और इस पूरी हालत को एक लाइन में समझाने के लिए ग्रंथ एक बहुत दमदार लाइन लिखता है, दिल की श्रम साध्य क्रिया। इसका मतलब है कि दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो बेचारा थक रहा है। और बात सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है, ग्रंथ में और भी लक्षणों का जिक्र है। जैसे पूरे शरीर में नब्ज का फड़कना महसूस होना, दिल के पास फड़फड़ाहट होना, और नाड़ी की गति का कभी बहुत तेज, कभी धीमी या कभी अनियमित हो जाना। ये सब इशारा करता है कि समस्या पूरे सिस्टम में फैली हुई है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो कौन सी बाहरी चीजें हैं जिन्हें ग्रंथ इन लक्षणों का ट्रिगर यानी कारण मानता है। ये लिस्ट हमें उस समय की मेडिकल समझ के बारे में बहुत कुछ बताती है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। बाल कटवाने से लेकर तेज धूप में रहने या बस एक गर्म कमरे में होने तक, ग्रंथों के अनुसार ये सारी चीजें उन लक्षणों को शुरू कर सकती हैं। आज शायद ये वजहें हमें थोड़ी अजीब लगें, लेकिन ये दिखाती हैं कि उस दौर में कितनी छोटी छोटी बातों पर गौर किया जाता था। और जाहिर सी बात है, अगर गर्मी से जुड़ी चीजें समस्या को बढ़ा रही हैं, तो ग्रंथ ये भी बताता है कि ठंडी चीजों से आराम मिल सकता है, जैसे कि ठंडी हवा, पंखा करना या सिर पर कुछ ठंडा रखना। ये सब उन गर्मी वाले ट्रिगर्स को शांत करने के तरीके हैं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ग्रंथ आखिर में कौन सी पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्राचीन ग्रंथ एक गला घोटने वाली गर्दन, सिर की तरफ खून के तेज बहाव और एक थके हुए मेहनत करते दिल के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाता है। ये इन सभी अलग अलग लक्षणों को एक ही जटिल बीमारी का हिस्सा मानता है, जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं।
ये पुराना विश्लेषण हमें उन चीज़ों को जोड़ने पर मजबूर करता है जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं। तो ये सोचना बनता है कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम किन ऐसे ही छोटे छोटे अदृश्य कनेक्शनों को नज़रअंदाज कर रहे होंगे। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना।